तो चलिए नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पर हम देखने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर हमारा जो पीवाईक्यू है उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंट, और जहां पर आज हमारा जो पीवाईक्यू रहने वाला है वो रहेगा 2018 का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 के हम देखने वाले हैं। और 2018 के अंदर भी हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें हमारा कोई कंप्यूटर या अदर और भी कुछ मिल जाए, जैसे कोई मान लो ऑडिट का क्वेश्चन भी कोई एक आया हो, एक दो, तो ऑडिट के क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे कवर हो जाएंगे। या हो सकता है कि कोई लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इनके भी कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लेंगे। या हो सकता है कि कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन है या इस तरह का कोई क्वेश्चन इसमें आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लाल लिमिटेड इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 2% डिस्काउंट। कॉस्ट ऑफ इशू पर शेयर इज 0.20 यानी कि 20। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज, आपको क्या पूछा इन्होंने कि लाल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 10% पूर्वाधिकार अंशों को 2% छूट पर निर्गमित किया। तो आपको पता है नेट प्रोसीड में हम क्या करेंगे, नेट प्रोसीड में से इस छूट को हम लेस कर देंगे। नेट प्रोसीड में इस छूट को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। आप सभी को पता है नेट प्रोसीड निकालना आता होगा आपको। चलिए तो ऐसो इसको देखिए और इसका आंसर मुझे दीजिए। ठीक है, और प्रति अंश निर्गमन लागत कितनी है, 0.20 है। तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत है। सबसे पहले बात करें सर क्वेश्चन आया कहां से है, तो क्वेश्चन आया है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने पढ़ा होगा, वहां से क्वेश्चन आया। और इसमें हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत क्या होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूले में फिट करना है और नेट प्रोसीड निकालकर इसका आंसर हमें निकालना है। क्या 10% होगी या 10.68, 10.2 या 10.41। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िएगा और इसका आंसर भी मुझे दीजिएगा। अच्छा, शेड्यूल हुई है सर, नकुल सर की फोटो लगी है। ओके, कोई बात नहीं, देखो उसको मैं देख लूंगा। सर हो सकता है बिजी होंगे, एक बार चेक कर लेंगे। आप जो कह रहे हो वो शेड्यूल में देख लेंगे। अगर नकुल सर की फोटो लगी है तो नकुल सर लेंगे, हो सकता है वो डिले हो गया तो मैं पूछ लूंगा। सर आप ऐसे ही एडीओ के भी कराओगे पीवाईक्यूज, बिल्कुल क्यों नहीं करवाएंगे, जब ये हो जाएंगे तो उसके करवाएंगे। अभी उसमें टाइम है अपने पास। पीवाईक्यू में अपने 5 अक्टूबर को एग्जाम है और ये 7 सितंबर को हो जाएगा, तो पीवाईक्यू करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने अपने आंसर सभी मुझे देते जाइए। ठीक है, बाकी बीच में आपके जो क्वेश्चन है उसको भी मैं यहां पर देखता रहूंगा। चलिए तो मुझे बताइए फटाफट से आंसर इसके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन हमें कहां से पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि क्वेश्चन को आप समझे। और क्वेश्चन हमें पता लग गया है कि क्वेश्चन हमारा कहां से आया है, क्वेश्चन आया है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें निकालना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला होता है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं कि यहां पर नेट प्रोसीड से पहले क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहां पर हमें डिबेंचर्स के रूप में इस आंसर को देना है। किसके रूप में देना है, डिबेंचर्स के रूप में हमें इस आंसर को देना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। आंसर आने शुरू भी हो चुके हैं सभी के, बिल्कुल यहां पर एक एक को हम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर समझते हुए चलेंगे। ठीक है, समझते हुए सारी चीजों को हम यहां पर एक एक करके चलने वाले हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछी गई है, तो वो हमें यहां पर जो है वो निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से चलेंगे। लाल लिमिटेड ने 10,000 शेयर इश्यू किए। शेयर्स की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास 10,000। ठीक है, और क्या है ये? 10% प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, और 2% डिस्काउंट पर हमने इसको इश्यू किए। ठीक है, 2% पर डिस्काउंट पर इश्यू हमने किए। तो इश्यू प्राइस हमारी क्या हो जाएगी? इश्यू प्राइस हमारी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, आपको पता है कि 10 रुपए ईच है, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? देखो आप, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो हमारा, हम जानते हैं कि हमने जो इश्यू किया है वो इश्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2% बोल दो, या यूं बोल दो आप कि 10 माइनस 0.20, यानी कि इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी? 9 रुपीज 80 पैसे। 9 रुपीज यानी कि 9.80 आपका इश्यू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और डिविडेंड कितना हो जाएगा? डिविडेंड हमारा हो जाएगा 10% कह रहा है। डिविडेंड के लिए वो क्या कह रहा है? डिविडेंड के लिए कह रहा है हमें 10%। आंसर सभी के आगे बिल्कुल सही है, आंसर भी सभी के आगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, अब हमें बताएं कि 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये हुआ कि उसमें जो डिविडेंड है वो कितना है? 10% है। तो हमें पता है कि जो हमारा डिविडेंड है वो कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 10% ऑफ 10, तो वो कितना हो जाता है? 1 रुपया हो जाएगा। यानी कि 1 रुपया हमारा हर शेयर के ऊपर क्या हो जाएगा? शेयर के अकॉर्डिंग डिविडेंड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कि DNP अपॉन NP इंटू 100 के रूप में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो डिविडेंड हमारा हो गया 10 रुपीज के हिसाब से 10%, 1 रुपया बन गया। इश्यू प्राइस हो गई हमारी 10 रुपए का शेयर है, 2% हर शेयर पे हमारा क्या है? इश्यू प्राइस है। निर्गमन की लागत समझ सकते हो इसको, अंश निर्गमन की लागत है, तो 9.80 हमारा इश्यू प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इश्यू कितनी लगी है? आपको पता है कॉस्ट ऑफ इश्यू कितनी लगी है? 0.20 लगी। कॉस्ट ऑफ इश्यू भी सेम लगी है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया, देखो कॉस्ट ऑफ इश्यू, ये कितना हो जाएगा? 0.20। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ इश्यू, क्योंकि हमारे निर्गमन की लागत है, तो ये भी हमारा लेस हो जाएगा। तो नेट प्रोसीड हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रोसीड्स आपको निकालना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा? तो देखो पहले 10 रुपीज का शेयर था, इसमें से 0.20 गया। ठीक है, और साथ में 0.20 और गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9.60 आ जाएगा। यहां तक आप देखो, सबको समझ में आया? 0.20 तो हमारा गया था, हमारे जो कॉस्ट लगी वो, और 0.20 हमारा क्या गया था? इश्यू करते हुए जो हमने डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? एक तरीके से 9.60 तक हम पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? अब हमको क्या करना है? इसके बेस पर हमें क्या करना है? फाइनली हमको इसको जो है वो सोल्व करके देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर देखा जाए तो यहां से दो कहानी हमारे सामने आती है। पहला तो हमें क्या पता लग गया कि हमारा जो है वो प्राइस कितनी बैठने वाली है, वो हमने डिस्कस कर लिया। और दूसरा हमें क्या पूछ रहे हैं इसके अंतर्गत कि देखो 10 रुपए का शेयर था, 0.20 तो हमारा क्या हो गया? हमने डिस्काउंट दिया। स्टेप बाय स्टेप समझना, वैसे आंसर आ चुके हैं, लेकिन सभी को इसलिए बता रहा हूं ताकि सभी को ये चीजें क्लियर यहां पर जो है वो हो जाए। ठीक है, तो डिविडेंड हो गया 10 रुपए के हिसाब से 10%, 1 रुपीज। इश्यू प्राइस कितनी हो गई? 10 रुपए का शेयर था, 0.20 हमारा 2 बार लेस हो जाएंगे, एक तो डिस्काउंट का, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमने कि हमारे जो कॉस्ट लगी उन दोनों को हमने लेस कर दिया, तो 9.60 तक हम पहुंच चुके। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारी हो जाएगी एक तरीके से हमारा जो शेयर है उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डिविडेंड कितना आ रहा हमारा? इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट जहां से हमने शुरुआत करी। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कहां से मैंने इसको किया है। नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, यहां से हमारा हो गया। सेकंड हमारा क्या रहेगा? जो हमने पॉइंट निकाला वो है कॉस्ट ऑफ इशू, 0.20 तो हमारी ये आ गई। ठीक है, 10 में से 0.20 हमने लेस कर दिया। फिर हमने ये कौन सा है? ये हमारा डिस्काउंट है। भले इसको डिस्काउंट मानो क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है, तो आप इसको डिस्काउंट मानो या इसको डिस्काउंट मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका 9.60 क्या आ जाएगा? ये नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। और नेट प्रोसीड हमारी क्या होती है? तो नेट प्रोसीड वो अमाउंट होता है जो हम किसी शेयर की, हम कह सकते हैं कि हमारे प्राइस में से जो हमारे निर्गमन के खर्चे हैं या जो हमने डिस्काउंट दिया है वो कभी भी हमारा क्या होता है? इसमें लेस होता है। लेकिन इसी की जगह एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इसको मैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू करता, किस पे इश्यू करता? अगर मैं इसको एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम इश्यू करता डिस्काउंट की जगह, तो नेट प्रोसीड हमारी क्या हो जाती? नेट प्रोसीड का अमाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाता? यहां पर जो है वो बढ़ जाता। ये आपको समझ में आ गया?
तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अब निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो 19.60 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय हमारी नेट प्रोसीड इंटू 100 कर दो, और वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली यहां पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको निकालना है, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में दो होते हैं आपको पता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना पड़ेगा। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरे होते हैं हमारे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करना है और हमें आंसर को फाइनली यहां पर जो है वो निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9.60 इंटू 100, ये आप सोल्व कर दो और आंसर पे पहुंच जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बराबर आई अपॉन एनपी इंटू 100। अब मुझे बताओ आई हमारा क्या आया था, इंटरेस्ट, नहीं यहां पर प्रेफरेंस लेना है, तो आप एक काम कीजिए, तो नेट प्रोसीड हमारा हो गया 9.60, यहां पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल इशू प्राइस हमारी क्या थी 10 रुपए, 10 में से 20 रुपए हमारा 0.20 हमारा डिस्काउंट हो गया, तो 9.80 पे आ गए। लॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इशू हमारा 0.20 था, तो नेट प्रोसीड हमारा कितना हो गया, यहां पर 9.60 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से 19.60 अपॉन 100, यहां पर आप जो कह रहे हैं ना, इसमें एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ कह रहे हैं कि सर आंसर 10.41 आना चाहिए, पर एक्चुअल में देखा जाए ना तो आंसर 10.68 आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए जब हमने 10 रुपीज में से 0.20 हमारी कॉस्ट चली गई और ये चली गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारी क्या आ जाएगी 100 पे, ये आपको परसेंटेज निकालना है, 100 पे आपको ये परसेंटेज निकालना है। तो कुछ कह रहे कि सर 10.41 आएगा, ये देख लेते हैं। देखो ये तो क्लियर हो गया 10% तो हमारा आंसर होगा नहीं, और नहीं हमारा 10.2 है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी वैसे भी डिस्काउंट और कॉस्ट ऑफ हमारा जो इशू है वो दोनों भी हमारे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इशू और कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट हमारा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो अब एक बार उसको वापस रीचेक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ आपको पता है कि इशू प्राइस हमने निकाल दी, 10 माइनस 2 किया तो 9.80 आ गया। कॉस्ट ऑफ इशू हमारी थी 0.20, तो नेट प्रोसीड तो हम सबको पता है, नेट प्रोसीड तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 9.60 आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या हो जाएगा 19.60 इंटू 100 हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा यहां पर 10.42। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी हम यहां पर, ताकि हमें पता लग जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बराबर 19.60 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 19 ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से जो है वो यहां पर इसको ऐसे
देखिए अपने हिसाब से चलते हैं, यहां तक क्लियर है आपको? तो देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते हैं। ये दोनों हम चेक कर लेते हैं कि यहां पर ये आंसर होना चाहिए या फिर 10.41% होगा। तो देखो यहां तक सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है? यहां तक तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो 9.60 मैं मेरे हिसाब से आपको क्लियर कर देता हूं ये चीज। वन अपॉन 9.60 इंटू 100, इसको एक बार सोल्व कीजिए आप, तो आपको अच्छे से क्लियर यहां पर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, वही हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस जब मैंने इसको सोल्व किया तो पता लगेगा, तो ये रेट आएगी हमारी 10.41। यस तो हमने रीचेक भी कर लिया, आंसर हमारा 10.41 ही होगा, ठीक है? मैं यही देख रहा था कि 10.68 भी आंसर आना चाहिए, तो वो किस रूप में आ रहा था। देखो यहां तक सबको क्लियर है। 1 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, 1 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी अपॉन, ये मैंने क्यों लिखा है, डिविडेंड ऑन नेट प्रोसीड लिखा समझने के लिए, ठीक है? तो 1 अपॉन 9.60 यहां तक क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10.41 आ जाएगा। चलिए अब मैं बता देता हूं ये कैसे आया। चलो 1 कैसे आया, तो हमको पता है 10% ऑफ 10 है, तो ये हमको पता है ये 1 कैसे आया। इसको मैं यूं लिख देता हूं ताकि आपको आ जाएगा, ठीक है? देखो इस केस में क्या है कि एक्चुअल में यूं कहना चाह रहा हूं कि 10.41 तो आ ही रहा है, लेकिन 10.68 भी इसमें आंसर हो सकता था, ठीक है? ये भी बता रहा हूं आपको, वो भी बता दूंगा। पहले ये समझ में आ गया आपको 1 कैसे आया, 10% ऑफ 10 1 हो गया, और ये कैसे आया, तो इसको मैं यूं लिख रहा हूं। देखो 10 रुपए का हमारा शेयर था, इसमें से 0.20 हमने कौन सा लेस किया, ये तो हमारी आई थी कॉस्ट ऑफ इशू, और 0.20 हमारा क्या था, वो था हमारा डिस्काउंट। यस यही मुझे बताना था, तो ये आ जाएगा हमारा 9.60, जो हमारी क्या कहलाएगी, जो हमारी कहलाएगी नेट प्रोसीड्स। अब इससे बेस पे करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है? यस क्योंकि सोल्व करने से पहले मैंने ये देखा कि 10.41 आपका कैसे आ रहा है, ये क्लियर हो गया आपको। ये हो जाएगा डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड हमारा क्या हो जाएगा 9.60। ये कैसे आया वो भी मैंने री बता दिया, जबकि मैंने पहले बता दिया था। इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 यहां पर जो है वो 41 अपॉन डिवाइड बाय 9.60 इंटू परसेंटेज, तो 10.4116 आ रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए तो यहां पर आंसर फाइनली हमारा यही रहने वाला है, फिर आंसर तो वो रहेगा 10.41, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है? अब आपको एक चीज इसमें क्या सीखनी है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है नेट प्रोसीड में सर अंडरराइटिंग डिस्काउंट भी है 0.20 पर शेयर, उसको भी माइनस करो। एक मिनट कहां आ रहा है, अंडरराइटिंग कमीशन कहां लिख रखा है, कहां कह रहे हो आप? अभी कूपन का कमीशन तो यहां है ही नहीं। देखो लाल लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हिसाब से 2% डिस्काउंट पर इशू किए, कॉस्ट ऑफ इशू पर शेयर 20 था, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है यहां पर, तो कोई बात ही नहीं है। अगर यहां पर और भी कुछ होता तो नेट प्रोसीड हमारा कम हो जाता, और जब नेट प्रोसीड कम होगा तो परसेंटेज भी हमारा बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इन अ मंथ पेमेंट ऑफ वेजेस इज ₹1400। ये यूं कह रहे हैं कि किसी मंथ में आपने जो है वो वेजेस का पेमेंट कितना किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी समझना आप। इन अ मंथ, एक मंथ में पेमेंट ऑफ वेजेस, एक वेजेस का पेमेंट है वो कितना है, 1400 रुपए का है। वेन लॉग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब एक तरीके से इसको लेग कर दो। ये कह रहा है कि पेमेंट में लेग है 1/8 का, 1/8 का क्या है पेमेंट में लेग है। हाँ यस मैं वो देख रहा था अंडरराइटिंग डिस्काउंट है, कहां है वो, डिस्काउंट ही था जो आपको मैंने बताया था, ठीक है? चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए और अपना आंसर जो है वो मुझे आप बताइएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 2। क्या कह रहा है कि यहां पर क्या कह रहा है, एक माह में भुगतान की गई मजदूरी 1400 रुपए है, ठीक है? जबकि मजदूरी भुगतान में 1/8 माह की देरी होती है, मतलब टोटल 8 में से यूं मानो कि 1/1 भाग जो है वो 8 में से आप देरी कर देते हो। क्या कर देते हो, मजदूरी भुगतान में 1/8 की आप देरी कर देते हो, ठीक है? यदि चालू माह की कुल मजदूरी 1200 रुपए है तो गत माह की कुल मजदूरी क्या थी। यह क्वेश्चन उस तरीके का जैसे अपन वो नहीं करते हैं अनपेड, प्रीपेड या अंडर जो हमारा आउटस्टैंडिंग होते हैं एक्सपेंसेस, उस तरीके का है। जैसे आपने एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन में भी पढ़ा होगा, चंदे की राशि होती है इस तरीके की, पिछले माह की बकाया थी या एडवांस हो गई है,
बिल्कुल बताइए, आंसर ट्रू सबका आ रहा है, बिल्कुल भी सही है, बी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से यह आने वाला है। तो देखो यहां पर इसमें जो मेन बात है इस क्वेश्चन में वो ये है कि मजदूरी के भुगतान में 1/8 की क्या होनी है, देरी होनी है, ये मानते हो आप? ठीक है, तो देखो डिलेड पेमेंट इंप्लाइज पार्ट ऑफ प्रीवियस वेजेस इज पेड इन करंट मंथ। डिलेड पेमेंट कौन सा कहलाएगा, जो इंप्लाइज पार्ट है ऑफ प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस वेजेस जो है उसको हमने पेड किया है करंट मंथ में। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस मंथ की जो वेजेस है वो एक्स है, ठीक है, तो 1/8 क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरी भुगतान में 1/8 की आप देरी करते हो। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मजदूरी 8,000 रुपए थी, कितनी थी, मान लेते हैं कि मजदूरी 8,000 रुपए है, तो उसमें आप देरी कितने करते हो, मजदूरी अगर 1/8, इसका मतलब 8,000 में 1/8 का मतलब हुआ कि 1,000 की मजदूरी आपकी डिले होती है। आंसर सभी के आ जाए आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी आंसर ही सही है 2450, पर उसको हम समझ रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो हमने मान लिया कि प्रीवियस ईयर की हमारी वेजेस कितनी है, प्रीवियस मंथ की हमारी वेजेस है, हम मान लेते हैं यहां पर एक्स हो जाएगी, तो 1/8 हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स का 1/8। क्लियर है आप सभी को? तो देखो लेट द प्रीवियस मंथ वेजेस इज एक्स, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, मजदूरी भुगतान में हम 1/8 की देरी करते हैं, तो देन 1/8 ऑफ प्रीवियस मंथ वेजेस कितना हो जाएगा, जो कि अनपेड है, देन 1/8 ऑफ प्रीवियस मंथ वेजेस इज डिलेड, या इसको बोल दो अनपेड, वो कितनी हो जाएगी, एक्स का 1/8 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है आपको, एक्स का 1/8 हमने जो है वो पे नहीं किया है। करंट मंथ की वेजेस हमें बता रखी है क्वेश्चन ने, करंट मंथ की वेजेस कितनी बताओ, तो 1200 में दे रखी है, बिल्कुल करंट मंथ की हमें वेजेस दे रखी है 1200 रुपए। चलिए और क्या दे रखा है इन्होंने, एक चीज और बता रखी है कि हमने गत माह में भुगतान कितनी करी, मजदूरी 1400 रुपए करी है, पेड इन करंट मंथ। करंट मंथ की वेजेस तो 1200 रुपए, लेकिन पेड इन करंट मंथ हमने 1400 रुपए करी है, ये समझ में आ गया? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करंट मंथ की वेजेस कितना हो जाएगी, 1200 रुपए, और एक माह में भुगतान की गई मजदूरी कितनी, 1400 रुपए। इसका मतलब हो गया पेड इन करंट मंथ 1400 रुपए हो जाएगा। तो पेड इन सीएम का मतलब करंट मंथ है, ये कितना हो जाएगा, 1400 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब हमारे सामने एक निष्कर्ष निकला है कि जो करंट मंथ की जो 1200 रुपए हमने मजदूरी भुगतान करी, ठीक है, और पेड है करंट मंथ में 1400 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनपेड थी लास्ट मंथ की वो कितनी हो जाएगी, सो अनपेड ऑफ लास्ट मंथ प्लस दिस मंथ की वेजेस, ये दोनों मिलाकर 1400 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये निकला इन सेंस में कि अनपेड ऑफ पीएम का मतलब प्रीवियस मंथ है और सीएम का मतलब करंट मंथ है, आपको ध्यान रखना है। तो अनपेड ऑफ प्रीवियस मंथ प्लस हम क्या बोलेंगे, प्लस दिस मंथ वेजेस इज कितनी हो जाएगी, यही हमारी ये जो 1400 है जो हो जाएगी। यहां तक आपको आंसर समझ में आया, तभी आपको चीजें क्लियर होगी एक एक करके। ठीक है, तो लास्ट मंथ की हमने जो पे करी, ठीक है, हम कह सकते हैं कि करंट मंथ की वेजेस 1200 रुपए और अनपेड ऑफ लास्ट मंथ जो है वो हमारी मिला के कितनी मानी जाएगी, 1400 रुपए यहां पर मानी जाएगी। यहां तक आपको क्लियर है? अब हमको क्या करना है कि जो हमने निकाली थी 1/8, जो हम कह रहे थे 1/8 किसका हो जाएगा, यहां पर 1/8 ऑफ एक्स का जो हम कह रहे थे, ठीक है, प्लस 1200 बराबर कितनी हो जाएगी, ये 1400 हो जाएगी। और इसको आप सोल्व करेंगे तो उसके बेस पे हम आगे जो है वो आंसर हमारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे एक तरीके से कि हमने एक्चुअल वेजेस को यहां पर मिस किया था, तो हमने बोला कि 1400 रुपए पेड है, ठीक है, और 1200 रुपए हमने अर्न किए हैं, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, 200 रुपए जो है वो पेड फॉर लास्ट मंथ है। 200 रुपए वो क्या हो जाएंगे, पेड फॉर लास्ट मंथ हो जाएंगे। 200 रुपए पेड फॉर लास्ट मंथ हो जाएंगे, और उसी के बेस पे आपको यहां पर जो है वो आंसर यहां पर निकालना है। तो बिल्कुल यहां पर जो आंसर आएगा वो हमारा फिर 2450 रुपए हो जाएगा। यस, क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उस तरीके से आपको आ जाएगा, द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू, विक्रय की लागत समान होती है, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा और अपना आंसर जो है वो मुझे आप यहां पर
दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें भले जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पर आपको आंसर यहां पर जो है वो देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपको पता होगा कि हम दो तरीके से क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाली होगी, जिसे सीओ केस कहते हैं। एक होता है हमारा कॉक्स, दोनों चीजें पढ़ी होगी आपने। कॉक्स क्या होता है? कॉक्स तो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये निकालते हैं हम कॉक्स को। यस, और दूसरा तरीका कौन सा होता है कॉक्स का? तो हमारा सेल्स में से हम जीपी लेस कर देते हैं, तो हम कहां आ जाते हैं? हम कॉक्स पे आ जाते हैं। दो तरीके आपने पढ़े होंगे, ठीक है। यहां पर मुझे बताओ, यहां पर आपको समझ में आया क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कैसे निकाली? एक तो हो गया कॉक्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा इन्होंने, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी? तो वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक बात और होती है, जब आप कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग चलते हो, एक बार वापस समझो, जब आप कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको पता होगा कि हमारा एक फैक्ट्री कॉस्ट आता है। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड क्या करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ कॉक्स डिसाइड हमारा जो है वो यहां पर होता है। क्लियर आप सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये आ गया हमारा मोदी मिलियानी अप्रोच से आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द assumptions ऑफ मोदी मिलियानी मिलर इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। लाभांश नीति के मोदी मिलियानी अप्रोच के अनुसार अप्रासंगिक की मान्यता उनमें से कौन सी यहां पर नहीं होगी? बिल्कुल बता दें, उसको भी सोल्व कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, उसको भी बता रहा हूं, एक बार ये देख लीजिए। नो पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कोई व्यक्ति का कॉर्पोरेट आयकर नहीं होगा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? डिविडेंड पॉलिसी हैज इट्स इफेक्ट ऑन फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फर्म की इक्विटी लागत पर लाभांश नीति का अपना प्रभाव होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिविडेंड पॉलिसी, पूंजीगत निवेश नीति अपनी लाभांश नीति से स्वतंत्र होती है। या फिर स्टॉक फ्लोटेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, स्टॉक निर्गमन या लेन देन की लागत मौजूद नहीं होती है। सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करो कि क्वेश्चन आया कहां से है। क्वेश्चन की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले ये देखो कि क्वेश्चन यहां पर कैसे आया है, ये देखिए आप, तो आपको पता होगा क्वेश्चन आया है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से। क्वेश्चन कहां से आया है? क्वेश्चन आया है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से, बिल्कुल वो भी बता देंगे। यस, वो आंसर भी बता दूंगा। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसको बता दूंगा। क्वेश्चन आया है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से आया है, और आपको पता है पूंजी संरचना के 4 सिद्धांत होते हैं, सबने पढ़े होंगे। पूंजी संरचना के हमारे 4 सिद्धांत होते हैं, आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो। पहला होता है हमारा नेट इनकम अप्रोच, दूसरा कौन सा होता है? नेट ऑपरेटिंग इनकम, तीसरा कौन सा होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच, आपने पढ़ी होगी ये सारी अप्रोच। और चौथी होती है मोदी मिलियानी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? चौथी होती है हमारी एमएफ अप्रोच। ये चारों कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर आपने चीजें पढ़ी होगी। तो ये हमारा क्या कहता है? एम डिविडेंड जो है वो क्या होता है? हमें इररिलेवेंट थ्योरी जो है वो उसका अपवाद है, जो क्या कहता है हमें कि डिविडेंड पॉलिसी हैज इट्स इफेक्ट ऑन फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे इसका इफेक्ट होता है। ये बात हमें यहां पर बताता है। अब बताओ ये कहां पर आ रहा है चीज, बताओ। यस, बी के अंदर आ रही, देखो डिविडेंड पॉलिसी हैज इट्स इफेक्ट ऑन फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जिन्होंने बी दिया है उनका सही है, कुछ कह रहे हैं सर यहां पर ए होना चाहिए। ए कैसे होगा? एक बार समझिए, आप 4 का आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। एमएम अप्रोच क्या एब्ज्यूम करती है मोदी मिलियानी कि डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। एक्चुअल में ये होता है कि डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पूंजी की लागत पर यहां पर जो है वो नहीं प्रभाव इसका पड़ेगा। अच्छा 2800 आ रहा था, वो भी देख लेंगे। किसी का 2400 आ रहा है, किसी का 2800 आ रहा है, किसी का 2400 आ रहा है, किसी का
बिल्कुल बिल्कुल मैं करा दूंगा। एक बार मैं देख रहा हूँ ये कुछ क्वेश्चन हो जाए तो फिर मैं आपको वापस एक बार पूरा रिवाइंड करा दूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक बार मुझे बताओ फोर्थ का आंसर सभी समझ में आया क्या? एमएम अप्रोच मैंने बताया 4 अप्रोच होती है, तो डिविडेंड पॉलिसी हैज इट्स ओन इफेक्ट ऑन फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज्यूम्पशन क्या होता है एमएम अप्रोच का कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो डज नॉट इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ कॉस्ट, किसी भी वैल्यू और कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करती है डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एमएम अप्रोच के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी इररिलेवेंट होती है। क्यों होती है? यहां पर कोई टैक्स नहीं होता है। एक्चुअल में समझ गया ये आंसर क्यों आ रहा था आप लोगों का, क्योंकि आपका ये कहना था सर इस क्वेश्चन में कि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, आपको इसके अनुसार आंसर देना है। किसके अनुसार? ये रहा, इररिलेवेंस थ्योरी के अनुसार आंसर देना है आपको, आंसर उसके अनुसार नहीं देना था, ठीक है। यहां पर मान्यताओं की बात नहीं हो रही, आपने अजम्पशंस के अकॉर्डिंग बोल दिया है कि नो पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेस। आपको ध्यान रखना है टैक्स नहीं होता है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है एमएम अप्रोच में। इसकी मान्यता क्या होती है एमएम अप्रोच की? परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, कोई टैक्स नहीं होता है और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है। ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार सभी की मान्यता आपको ढंग से पढ़नी ही पड़ेगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैपिटल बजटिंग टेक्निक दैट एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट्स एन एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट इनटू इट्स बेसिक कंप्यूटेशन इज। पूंजीटी बजटिंग का क्वेश्चन आया, इसमें क्वेश्चन अच्छे आए, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का आया था, एफएम के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एफएम के क्वेश्चन ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। पूंजी बजटिंग की तकनीक जिसमें आधारित गणनाओं में अनुमानित ब्याज दर स्पष्टता शामिल की जाती है वो कौन सी होती है, जल्दी बताइए। पेबैक पीरियड मेथड यानी कि पूंजी अदायगी की अवधि, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या नो प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जल्दी से बताइए। यहां पर जल्दी से बताइए, यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 5th का आंसर। सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर मैं एक ही बात बताता हूं, क्वेश्चन की पहचान करा करो। और ये क्वेश्चन कहां से आया है? क्वेश्चन आया है कैपिटल बजटिंग से। ये क्वेश्चन कहां से आया हमारा? कैपिटल बजटिंग से आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता होगा, 2 मेथड होते हैं हमारे, एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा कौन सा होता है? मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या आता है कोई बता सकता है? नॉन डिस्काउंटिंग जैसे हम कहते हैं, और नॉन डिस्काउंटिंग में क्या क्या आता है? एक होता है पेबैक पीरियड, पढ़ा होगा आपने ये। दूसरा होता है पेबैक रेसिप्रोकल, फिर होता है पोस्ट पेबैक। ये समझ में आ रहा है आपको? शॉर्ट में लिख रहा हूं इतना, ठीक है। पेबैक पीरियड, पेबैक रेसिप्रोकल, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, और चौथा कौन सा होता है जिसमें आप क्या करते हो कि इसी के अकॉर्डिंग या तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो सकती है आपकी, ठीक है। आंसर दीजिए, बिल्कुल आंसर आने शुरू भी हो गए सर। नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा कुछ कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल देखेंगे अभी आंसर को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। इधर हमारा डिस्काउंटिंग में क्या आता है? तो डिस्काउंटिंग, इसको डिस्काउंटिंग भी बोल सकते हो। डिस्काउंटिंग में कौन कौन सा आता है आप सब जानते हो। हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वो है आईआरआर। ये मेथड आपको पता होने चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सही भी है, एनपी भी बता रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था, हालांकि ये चीज मुझे नहीं बताती हो तो भी आपको समझ में आ जाती, पर मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इसी के बहाने डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग दोनों ही मेथड जो है वो आराम से समझ में आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन कैसे पता लगा कि ये कह रहा है कि एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट इनटू इट्स बेसिक कंज्यूमेशन, और आप जानते हो कि डिस्काउंटिंग मेथड में हम इंटरेस्ट रेट को फॉलो करते हैं, जबकि इधर क्या कह रहा है? पेबैक पीरियड, यहां पर तो नहीं करते हम ना, अकाउंटिंग रेट में आएगा। यहां पर आईआरआर में एक्चुअल में क्या होता है? आईआरआर हमारा भले आता है एडवांस में, पर हमें क्या कह रहा है? आईआरआर हमारा क्या होता है? आईआरआर वो रेट होती है जहां पर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो के बराबर हो जाती है। जहां पर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो के बराबर होती है उसी रेट को हम कहते हैं आईआरआर रेट, ठीक है। तो हमारा यहां पर जो मेथड हो जाएगा वो बनेगा फाइनली यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करती है? डिस्काउंटिंग एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अनुसार, ठीक है। एनपीवी इनकॉर्पोरेट्स करती है डिस्काउंटिंग को एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर आप सभी को? चलिए, तो फाइनली आंसर क्या बैठेगा हमारा? डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें समय नहीं लेंगे। वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल विच, चालू पूंजी वह पूंजी है जो मेक्स अ कंपनी वर्क, मेक्स द कंपनी रिच, मेक द कंपनी पुअर, या नन ऑफ द अबोव। आप सब जानते हो चालू पूंजी हमारी कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो हमें डे टू डे जो हमारे ऑपरेशनल वर्क होते हैं, जितने भी हमारे दैनंदिन कार्य हो गए, ऑपरेटिंग वर्क को करने के लिए हमें एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हम पेटी केस रखते हैं ना, उसी तरीके से वर्किंग एक्सपेंसेस की हमें जरूरत होती है। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल
मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया है। और वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होती है? वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें भी दो अप्रोच होती है, लिखना होगा तो लिख सकता है कोई। वर्किंग कैपिटल की हमारी दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच कौन सी होती है, कौन बताएगा? पहली अप्रोच होती है हमारी ग्रोस अप्रोच। ग्रोस अप्रोच क्या कहती है? तो हम कह सकते हैं कि टोटल ऑफ करंट एसेट, ये होती है ग्रोस अप्रोच, ठीक है। और हमारी नेट अप्रोच क्या होती है? नेट अप्रोच क्या होती है? तो जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालू पूंजी कौन सी होती है जो कंपनी को कार्य करने के लायक बनाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन। मैक्स अ कंपनी वर्क, जो कंपनी को डे टू डे लाइफ के लिए काम करने के लिए जो है वो यहां पर मजबूत बनाती है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आपके सामने इजी क्वेश्चन आया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है पहले कौन बताएगा? तो हम सब पढ़ चुके हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक। और आपको पता होगा कि अगर हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो और हमें एवरेज स्टॉक दे रखा है तो हम कोक्स को निकाल सकते हैं, और कोक्स निकाल सकते हैं तो कोक्स बेस में परसेंटेज अगर आगे भी दे रखे हैं तो धीरे धीरे हम क्या और निकाल सकते हैं, उसके बेस पे हम जो है वो प्रॉफिट और हमारी सेल्स बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मेजर्स करता है कि हाउ एफिशिएंसी इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, हाउ एफिशिएंटली इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, यही बताता है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मतलब स्टॉक का टर्नओवर कितना है साल में, 5 टाइम 1, 6 टाइम 1, 7 टाइम 8 टाइम जो हम निकालते हैं ना स्टॉक टर्नओवर, ये वही हमारा टर्नओवर है। और आप सभी को जानते हो कि ये रेशियो हमारा किस में आएगा, ये पूछ रहा है किस में होगा, तो हम सबको पता है ये एक्टिविटी रेशियो में आएगा। किस में आएगा? एक्टिविटी रेशियो में आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी में कौन से रेशियो आते हैं, किसी को पता है क्या? तो लिक्विडिटी में हमारे 3 रेशियो आते हैं, लिक्विडिटी में 3 रेशियो आते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। एक आता है करंट रेशियो, एक आता है क्विक रेशियो, और एक आता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। क्विक रेशियो क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। क्विक रेशियो क्या होता है, काम आएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो में क्या होता है कि करंट एसेट में से 2 चीजें हम लेस कर देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, पहले क्विक एसेट निकालते हैं, तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट कैसे निकालेंगे सर, तो वो भी देख लीजिए आप। क्विक एसेट आएगी हमारी, जो हमारी करंट एसेट है इसमें से आपको स्टॉक और कभी कभी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लेस करवाया जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रबंध शास्त्री इसमें एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि स्टॉक ही लेस करो, लेकिन कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लेस करवाते हैं। तो क्वेश्चन की भाषा के अनुसार चलेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा। क्वेश्चन की भाषा के अनुसार आंसर में बदलाव हो सकता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूटली लिक्विड रेशियो क्या होता है? यह सबसे तरल होता है, सबसे तरल यही होता है, या इसी को पूर्ण तरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। और ये कैसे आता है? हमारा आता है कैश प्लस बैंक, यानी कि कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इन सबके मैं आपको आइडल रेशियो भी बता देता हूं। आइडल रेशियो हमारे क्या रहने वाले हैं, तो करंट रेशियो का रहेगा 2:1, इसका रहेगा 1:1, और इसका रहेगा 0.5:1। ये आपने चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। बाकी आपको पता ही है प्रॉफिटेबिलिटी में कौन से आते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे ये आते हैं जीपी रेशियो होते हैं, जीपीआर हो गया, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 हो गया। उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ओपी अपॉन सेल्स इंटू 100। वैसे हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी होता है अपॉन सेल्स, आप कर दोगे क्योंकि वो सेल्स बेस्ड रेशियो हो जाएंगे। ऐसे हमारे सोल्वेंसी शोधन क्षमता वाले रेशियो भी होते हैं, वो नहीं होते हैं। जैसे बात करें हमारा ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड वाला हो सकता है, इस तरीके से। चले आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाओ। उच्च अनुपात कम मुनाफा किसमें लागू होता है? हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी। ये किसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप बताइएगा। चलिए, हाँ, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन बहुत सारे ऑथर क्या करते हैं, इन्वेंट्री को ही लेस करवाते हैं, उसको नहीं बताते हैं। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, आरओआई हो गया हमारा। चलिए, अच्छा इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी, जल्दी बताइएगा। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या हमारा हो जाएगा यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो किसमें आएंगे, तो ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको हमने अभी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। पता ही आप सभी को। बताइए जल्दी से। कुछ कह रहे हैं सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन सोच के आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आपका बनने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कि हायर रेशियो में क्या आपको ध्यान रखना है कि हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी।
ठीक है, अब देखो एक इसको अपन यूज समझे तो अपन एक एक क्वेश्चन को अलग करें तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे देखो मान लो मैं बोलता हूं जीपी रेशियो, ये हो ही नहीं सकता। देखो क्यों, क्योंकि जीपी अपॉन सेल्स करते हैं इंटू 100 करते हैं हम। तो आप भी सोचो जितना जीपी ज्यादा होगा उतना तो फायदा है ना। आज मैं किसी को बोलूं कि मेरी सैलरी ज्यादा है तो मुझे फायदा नहीं हो रहा है, ये कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा ना, क्योंकि जितनी सैलरी उतना आप खर्च ज्यादा करोगे, बचत ज्यादा करोगे, आपके सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे। तो किसी बिजनेस में जीपी ज्यादा है, जीपी ज्यादा है तो ये तो बात सेट ही नहीं हो रही। देखो हायर द रेशियो लोअर द नहीं होता है, इसमें तो उल्टा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हायर रेशियो होगा, हायर रेशियो होगा और हायर प्रॉफिट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो हमारी चीज सेट हुई नहीं। अब आ जाओ दूसरे में, इसमें भी सेम है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, और ये भी सेम कहता है कि हायर द रेशियो हायर प्रॉफिट। क्या मुझे बताओ ये चीज आपको समझ आई? तो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप एक चीज देखो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहता है कि हायर ऑपरेटिंग रेशियो मींस मोर एक्सपेंसेस एंड लेस प्रॉफिट, मोर एक्सपेंसेस एंड लेस प्रॉफिट, यही वर्ड बैठेगा हमारा यहां पर। अच्छा ये क्या होता है? ये पॉसिबल नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रिटर्न इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब सोचो जितना इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, क्या इससे कोई दिक्कत है क्या? अगर आप बोलोगे मैं 10 लाख रुपए लगाऊं, कोई मुझे 5% दे और एक मुझे 3% दे, तो 5% वाला मेरा फायदा ही है ना। तो जितना ऊपर जाएगा उतना फायदा है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा जब क्वेश्चन को इस तरीके से समझो। रिटर्न का मतलब यहां पर क्या है? सेल्स ले लो भले आप, या टर्नओवर ले लो, और इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो तीनों ऑप्शन वैसे भी हमें क्लियर हो गए। जबकि ऑपरेटिंग रेशियो हमारा क्या कहता है? ऑपरेटिंग रेशियो कहता है कि कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अपॉन सेल्स इनटू 100। क्लियर है आप सभी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी दो रेशियो निकालते हैं हम, एक नेट ऑपरेटिंग और एक तो नेट ऑपरेटिंग, हाँ, और नेट नॉन ऑपरेटिंग। यस, तो आंसर सी मेरे हिसाब से सबको आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स इज, त्रुटियों को ढूंढना और रोकना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अंकेक्षण का क्वेश्चन आया है, ऑडिटिंग का क्वेश्चन आया है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर जो है वो हमारा 9th का आंसर का। देखो त्रुटियों को ढूंढना और रोकना ये अंकेक्षण का कौन सा कार्य हो जाएगा? तो ये अंकेक्षण का सहायक कार्य हो जाएगा। कभी भी आपको याद रखना है अंकेक्षण का मुख्य कार्य एक ही होता है। अगर वो मुख्य कार्य आपको आ गया ना तो फिर मेरे हिसाब से दूसरे कार्य वैसे भी सेकेंडरी हो जाएंगे। तो अंकेक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है बताएं आपको? वो होता है टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इसको कोई लिखना चाहे तो लिख देना, क्योंकि देखो ये मुख्य कार्य आपको पता होना बहुत जरूरी है। अंकेक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना। क्या होता है? अंकेक्षण का मुख्य कार्य होता है वित्तीय विवरणों पर अपनी राय कायम करना। तो हम सब समझ चुके होंगे कि अंकेक्षण का मुख्य कार्य वित्तीय विवरण पर राय देना। इसका मतलब बाकी के काम क्या हो जाएंगे? बाकी के काम सेकेंडरी हो जाएंगे। सेकेंडरी काम क्या होते हैं? तो आप सब जानते हो सेकेंडरी काम कौन से होते हैं, जो कि जैसे मान लो त्रुटियों को ढूंढना, सेकेंडरी में क्या क्या आएगा? तो वो देखो टू फाइंड आउट फ्रॉड एंड एरर्स, और क्या हो जाएंगे? त्रुटियों का पता लगाना भी हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, उनको रोकना तो टू प्रिवेंट, वापस वही फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। लेखा पुस्तकों पर जो है वो संबंधित पक्षकारों से कोई चर्चा करनी है, वो सारी बात सेकेंडरी है। केवल मेन ओपिनियन आपको पता है तो आंसर नहीं हो जाएगा। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू। उसी को हम कहते हैं सत्य और उचित की अवधारणा, या हम कह सकते हैं कि हमारा टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेखा पुस्तकों पर अपनी राय कायम करना, लेखा पुस्तकों की सत्यता और उचितता पर अपनी राय देना। तो मेरे हिसाब से 9th का क्वेश्चन सभी को समझ में आ चुका होगा। 9th का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शोज द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ। ये कह रहे हैं कि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ठीक है, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल जो है वो मिश्रित प्रभाव होगा। किसका मिश्रित होगा? मतलब एक तरीके से फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि एनपीआर एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
या फिर ऑपरेटिंग रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, या नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, या फिर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने है 10, बताइएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी कि सी आंसर जो है उसका आ जाएगा। क्यों आएगा सी आंसर? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी ढंग से कि हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय होता है इसी को कहते हैं आरओसीई। क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम आरओसीई कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है इनटू कैपिटल टर्नओवर आप करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आरओसीई बराबर होता है नेट प्रॉफिट इनटू कैपिटल टर्नओवर। यस, अब इसके बेस पे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। मैं आपसे पूछूं कौन बताएगा इसका आंसर जल्दी? जितने जल्दी जो आंसर देगा वो सबसे टैलेंटेड माना जाएगा। मुझे बताइएगा कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बताओ। इसको तो हमने समझ लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, मुझे बताइए। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो किसको हम इसमें कभी भी फॉर्मूले में भूल जाओ ना तो आपको ध्यान रखना है कि रेशियो में कैसे निकालते हैं? कैपिटल टर्नओवर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको ऐसे याद रखना है। टर्नओवर है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना है? टर्नओवर कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको चीजें आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर इस क्वेश्चन को स्प्लिट करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही क्या है कि आरओसीई, मतलब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है। मतलब मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं किसी बिजनेस में तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है? क्या मैं सालाना 5-6 लाख रुपए कमा पा रहा हूं क्या? अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं किसी बिजनेस में और अगर मैं साल के 50,000 रुपए कमा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मुझे साल के 50,000 रुपए मिल रहे हैं, अभी नया बिजनेस है। मतलब रिटर्न की बात कर रहा हूं कि कितना हमें वापस जो है वो कंपनी मुझे कमा के दे रही है, तभी तो बिजनेस करेंगे। बाकी बिजनेस में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? चलिए वापस क्वेश्चन इजी आ गया है। ऑडिटिंग का एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ था इस तरीके का आपके लिए। ठीक है, एक ही पेपर में 2 तरीके क्वेश्चन आए और वो सेम पैटर्न के थे। देखो क्या कह रहा है? मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभी हमने बात करी थी तो मैंने आपको क्या बताया? यस, बी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। अभी मैंने बता दिया तो सीधा आंसर देख लेते हैं कि टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शोज द ट्रू एंड फेयर स्टेट। इसी को बोलते हैं ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे हिसाब से देखो एक्चुअल में क्या है, वहां पर मैंने ये समझाया, उसी लाइन को दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करें सर ये जो ए, सी और डी में आ रहे हैं वो क्या है? तो आपको बता दूं, जो ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है और ऑप्शन जो डी के अंदर आ रहा है ना, ये अंकेक्षण के कार्य हैं, लेकिन ये कौन से हैं? ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, ये द्वितीयक कार्य हो जाएंगे। बहुत बड़ी, अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखो सब अपने अपने होते हैं, किसी को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करता है, किसी को नहीं लगती तो नहीं लगता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ आप इन्होंने कह दिया है तो सभी इसको क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी खुशी होती रहे। हर चीज को हम डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं। आप देखो बाकी इस क्वेश्चन में देखो कुछ क्वेश्चन में आंसर सीधे आ रहे थे तो कि मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बताया कि इसमें रीजन क्या हो सकता है। इवन पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम लिया? पहले दूसरे क्वेश्चन में ही मैंने 10 से 12 मिनट लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है। आपको मैं आंसर देख के मैं बोल दूं हाँ ये सही है तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये आंसर हम कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि हमारे पास ही है। हो सकता है आपको भी आंसर इसमें आ रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ समझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे समझाते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप में से कोई स्टूडेंट अगर ए बोलता है कोई बी बोलता है तो वो उसको हमें रीवेरीफाई भी करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, अभी बहुत आगे बढ़ना है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाओ। इनमें से किस लेन देन से नकद अंतर प्रवाह होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ये आया है क्वेश्चन हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। देखो एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं कहां से आया है। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश? डिपोजिटेड 40,000 इन बैंक, बैंक में 40,000 जमा किए। विड्रॉल 54,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से 54,000 का आहरण कर लिया। परचेजेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज 25,000 एट पार, और सोल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 एट अ गेन ऑफ ₹60,000। मतलब हमने एक बुक वैल्यू की मशीनरी थी 50,000 की, जिसको हमने 10,000 रुपए के लाभ पर बेच दिया, मतलब 60,000 रुपए हमने ले लिया उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस लेन देन से नकद अंतर प्रवाह होगा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारे दो चीजें होती है, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, सब जानते हैं हम। अब इनफ्लो होगा और आउटफ्लो ये 3 एक्टिविटी में होता है, और वो 3 एक्टिविटी कौन सी है तो आप सब जानते हो, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं, आप सब जानते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखना कल कंफ्यूजन नहीं हो जाओ बाद में। देखो ये आईओ क्या लिखा सर ने, इनफ्लो आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है। अब सीधी सी बात है, देखो इसमें पैसे जमा किए, मतलब आपने पैसे जमा किए, ये तो आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और हो रही है, विड्रॉल 54,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से 54,000 रुपए आपने निकाले हैं। एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, देखो ये तो सीधी बात हो गई, ये भी आउटफ्लो हो गया। और मशीनरी को हमने क्या किया, 50,000 की पुस्तक मूल्य वाली मशीन को 60 में बेचा, यहां पर हमें वापस क्या मिला। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक से आपने 54,000 रुपए का आहरण कर लिया है। अब यहां पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर वापस क्या हो रहा है, एक अगेन मिस्टेक हमारे सामने आ रही है, और वो क्या है, इस पेपर के अकॉर्डिंग देखो तो सेकंड और फोर्थ दोनों ही सही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 54,000 रुपए बैंक से निकाले, तो आपके पास तो पैसा एक बार आया है, भले आहरण क्या वो अलग बात है, ठीक है। और यहां आपने मशीन बेची है, देखा जाए तो दोनों ही सही है, लेकिन फिर भी हम आंसर को डी मानेंगे। वो क्यों मानेंगे आप सब जानते हो, क्योंकि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जनरेट कैश इनफ्लो, जो हमने फिक्स एसेट को बेचा है उससे जनरेट हो रहा है कैश इनफ्लो। जबकि यहां पर क्या होगा, ये मास्टर दिमाग लगाने का है, यहां पर क्या हो रहा है कि आपने बैंक से 54,000 रुपए का जो आहरण किया है, आपको क्या करना पड़ेगा, आहरण पे ब्याज देना है, और इस आहरण को पुनः क्या करना पड़ेगा, उस आहरण को पुनः आपको जो है वो वापिस अपनी फर्म को देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, एक्चुअल में ये जनरेट कर रहा है, जनरेट द। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तभी मैं आगे बढ़ूं। फिर बाद में जैसे किसी क्वेश्चन में आप पूछ रहे थे, तो आप बाद में वापस मुझे रिटर्न पूछेंगे सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। हाँ, ऊपर की दोनों कॉन्ट्रा एंट्री वो की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इंपोर्ट कॉन्ट्रा एंट्री में आपको वो दिक्कत नहीं है ना। कॉन्ट्रा एंट्री में एक से निकाल के एक में डाले, बैंक में जमा किया तो कॉन्ट्रा एंट्री में भी मान रहा हूं, ठीक है। बैंक में जमा किया तो केस बैंक में चला गया, बात आपकी सही है, पर फिर भी यहाँ आउटफ्लो हो रहा है, मतलब आपका केस बैंक में जा रहा है, एक बार तो आउटफ्लो। लेकिन देखो बी ऑप्शन में क्या था कि बैंक से निकाल रहे हो आहरण के रूप में, आपको इस आहरण को पुनः आपको पे करना है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ। यहाँ तो आपने पुरानी मशीन बेची, 10,000 रुपए प्रॉफिट कमाए, तो कल सामने वाला व्यक्ति ये थोड़ी बोलेगा कि 10,000 रुपए मुझे वापस दो, ये तो मानते हो ना। यस, बिल्कुल आंसर आ चुका है, आप कह रहे हो सर बिल्कुल सही है। चलिए मेरे साथ समझ में आ गया, इसलिए डी सही है, ऐसे सोच समझ के आंसर करने हैं। बाकी बहुत सारे जल्दबाजी में क्या बोलेंगे, 2 भी सही है 4 भी सही है, पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पैसा वापस देना है, लेकिन यहाँ तो देना ही नहीं है ना, ये बात हो रही है। चलिए आंतरिक अंकेक्षण, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटिंग का है, और इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, ये स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होता है, हम सब जानते हैं। ये किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, हमारे ही किसी एम्प्लॉय को जिसके अंदर अच्छी योग्यता है उसको वापस क्या कर सकती है, वहां पर जो है वो लगा के उस काम के लिए क्या कर सकती है, जो है वो उसको कार्यों की देखरेख के लिए एज ए ऑडिटर नियुक्त कर सकती है। पर एक्चुअल में ऑडिट कौन करता है, एक्चुअल में ऑडिटर तो हमारा इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आता है, जो आईसीए के द्वारा जो है वो पूरी कोर्स पास करके एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जिसने निर्धारित परीक्षाएं पास करी है, सीए के अंडर में ट्रेनिंग ली है, और साथ में वो फाइनली किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए आया है, ठीक है। चलिए तो 13 का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन क्या है, सही और उचित स्थिति का पता लगाने के लिए किया गया अंकेक्षण। ये आंतरिक होता है क्या, नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, प्रबंध के कार्यों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक ढंग से अंकेक्षण, ऑडिट अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक फाइनेंशियल रेगुलेशंस, या ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू इंप्रूव इंटरनल अफेयर्स। तो आप समझ चुके होंगे आंतरिक अंकेक्षण का एक्चुअल में काम क्या होता है, कि एक तरीके से प्रबंध के आंतरिक कार्यों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक ढंग से जो किया गया अंकेक्षण है वही इंटरनल ऑडिटिंग हमारी कहलाती है। तो इंटरनल ऑडिटिंग फोकस ऑन ऑपरेशनल नॉट ओनली फाइनेंशियल, फोकस ऑन ऑपरेशन पे ऊपर जो है वो फोकस ये ज्यादा करती है। चलिए सबसे सरल पूंजी बजटन तकनीक होती है, ये तो मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर दे देंगे। द सिंपलेस्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और हम सब जानते हैं जिसमें आंसर जल्दी होता है उसी को हम सिंपल मानते हैं, मानते हो चीज। तो सबसे सिंपल क्या हो जाएगा, तो हम सब जानते हैं हमारा हो जाएगा पे बैक पीरियड, ये आ रहा है यहां पर डी में। आपने इस मेथड को पढ़ा होगा तो आपने एक चीज देखी होगी, हमेशा लिखा होता है पे बैक पीरियड, हालांकि हिंदी में प्रत्यार्पण भी बोलते हैं या पुनर्भुगतान अवधि भी बोलते हैं इसको।
ठीक है, पेबैक पीरियड आपने पढ़ा होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। चलिए देखो, मान लो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एग्जांपल समझो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, कितना है 1 लाख रुपए का, और हमारा जो एनुअल कैश फ्लो है, एनुअल कैश फ्लो इंक्लो ये हमारा है 20-20 हजार है, कितना है हर साल हमें 20-20 हजार मिल रहा है। तो मुझे बताओ पेबैक पीरियड कितना होगा, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा यहां पर, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो, या इसी को हम यूं भी कह सकते हैं C/R, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन रिटर्न कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख अपॉन 20,000, तो कितना हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा, 5 साल में हमें रिटर्न पूरा मिल जाएगा। तो कैपिटल पेबैक पीरियड हमारा क्या कहता है कि मेजर्स हाउ क्विकली इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसको तेजी से हम कब रिकवर कर लेते हैं, बस ये यहीं तक ध्यान देता है, इसीलिए इसकी कमी होती है। ये नॉन डिस्काउंटिंग में आता है, परंपरागत में इसकी कमी यही होती है कि ये क्या देखता है कि हमने 10 लाख रुपए लगाए, अब वो 10 लाख रुपए रिकवर कब हो रहे हैं, अरे वो कितने साल बाद हो रहे हैं, इसको ये ध्यान ही नहीं देता है। ये तो ये देखता है कि हमें कब मिल रहे हैं, वो अवधि हमारी पेबैक पीरियड है, उसके बाद भले कितने कम क्यों ना मिले या बिल्कुल मिले ही नहीं, ये मेथड ध्यान ही नहीं देता है। तो आप समझ चुके होंगे ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस नहीं करता है, ये मेथड हमारे रिस्क फैक्टर पे ध्यान नहीं देता है, असेट की साल्वेज वैल्यू पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए पेबैक पीरियड हमारा कोई इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, पर इसकी कैलकुलेशन इजी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेबैक पीरियड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नो डिस्काउंटिंग में नहीं आता है और इजी होता है कैलकुलेशन इसकी, आप समझ गए। और इसमें भी 2 होती है, ये तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया, इसमें भी 2 होते हैं, आपको पता होगा। जैसे इसमें तो क्या है, इनफ्लो रेगुलर है, इनफ्लो जब सेम होता है तो इसमें ये मेथड है, और जब इरेगुलर होता है तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगा के भी इसका आंसर निकालते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। ये भी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। लागत लेखांकन का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ठीक है, लागत लेखांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, एक एक को समझोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, लागत का निर्धारण लगाना, लागत में कमी करना, लागत का सही पता लगाना, ये सब तो होते ही है हमारे, ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये भी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा, ये तो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होगा वो भी बताऊंगा। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये भी होता है, मतलब 1 और 3 में तो सभी एग्री कर रहे हैं कि सर ए और सी तो हम भी मानते हैं बहुत ईजी है। अब बात करें बी और डी की, तो निर्णय लेने में अंशधारक की सहायता कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करती है, यही इसका उद्देश्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये काम हमारा कौन करता है, तो आप सब जानते हैं, कौन बताएगा, मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये काम फिर करता कौन है, जल्दी से बताइए, तब तक मैं बताता हूं कि बी सही क्यों हुआ। अरे कॉस्ट का निर्धारण करते हैं तभी तो बिक्री मूल्य आएगी, क्योंकि कॉस्ट में अगर आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हम सेल्स निकाल देते हैं, तो इसको असर्टेन करने में ये हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट ही पता नहीं, आप प्रॉफिट क्या जोड़ोगे। हम ये तो बोल देते हैं कॉस्ट में 20% हमारा प्रॉफिट है, आपने किसी शॉपकीपर को, आपके फ्रेंड में किसी के शॉप पे हम नहीं बोलते हैं, वो बोलता है कि मैं अच्छा मार्जिन कमा लेता हूं 20%। अब वो पता कैसे करता है, जब उसकी कॉस्ट आई तभी तो पता किया। तो बिक्री मूल्य का निर्धारण में कॉस्ट हेल्प करती है, लेकिन हमारे शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती है। किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया, मुझे ही देना पड़ेगा। असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग, इसमें हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन लेना, यस, क्योंकि ये फ्यूचर पे फोकस करती है, हालांकि ये उस पर भी फोकस करती है पास्ट पे, लेकिन इसका मेन फोकस किस पे होता है, फोकस ऑन फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन, मतलब बाद में क्या होगा। मतलब ये कहता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंट कि पास्ट में जो हुआ, लेकिन प्रीवियस में जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे हम क्या करेंगे वो गलती भी हमें नहीं करनी है। इन सब के ऊपर ये फोकस करता है। मेरे हिसाब से आंसर क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम काफी डिले चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं। अभी 31 क्वेश्चन है, 15 ही हुए हमारे, तो अब थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, ठीक है, और समझते हुए चलेंगे। पढ़ेंगे सारा, यूं नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्पीडली चलेंगे। चलिए, रिस्क एंड रिटर्न आप समझ चुके होंगे, जो जितना रिस्क लेगा उसको उतना रिटर्न मिलेगा। मुझे बताइए इसमें क्या संबंध है, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। रिस्क और रिटर्न हम सब बोलते हैं, डर के आगे जीत है, डायलॉग भी सुने होंगे आपने, ठीक है। जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलेगा, ये पॉजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल बात है। जितना आपको रिस्क लेना है आपको रिटर्न भी उतना ही मिलेगा, इसमें नेगेटिव रिलेशन नहीं होता है। ये बात अलग है कि हमने रिस्क लिया और हमें लॉस हो गया, लेकिन इसमें पॉजिटिवली होता है। हाई रिस्क इज एसोसिएटेड विद हाई रिटर्न, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, डर के आगे जीत है। चैलेंज तो आपको लेना ही पड़ेगा अपने आप को, बिल्कुल। तो पॉजिटिवली रिलेशन होता है। कोई सोच रहे होंगे सर ए और बी दोनों होता है, लेकिन ए और बी नहीं होता है। रिस्क एंड रिटर्न आर पॉजिटिवली कनेक्टेड। क्योंकि इसका रीजन बताऊं, अगर ये नेगेटिव होता तो कोई दुनिया में रिस्क नहीं लेता। ज्यादातर सोचते फिर कि रिस्क लेना चाहिए नहीं,
क्योंकि हमने बोलते हैं यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। इसका मतलब यही है कि रिस्क जो है वो हमें रिटर्न की ओर ले जाएगा। इसीलिए हमने बोलते हैं कि जोखिम व्यवसाय का प्रतिफल है, तो जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। पीरियड कॉस्ट मींस, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अब। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो स्थिर लागत होती है उसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था, स्थिर लागतों का ही दूसरा नाम है, स्थिर लागतों का ही दूसरा नाम है, इसी को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जनरली ये एक अवधि के साथ लगती हैं, तो आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। आपको पता होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के आधार पर हमारी 3 प्रकार की लागतें होती है। मैं लिखूं उससे पहले अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। पहली होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, साथ में ये भी बता देता हूं, ये देखो इसका इससे चलेगा ये, और दूसरी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन से प्रभावित नहीं होती है, ये तो लगेगी ही लगेगी। और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल दो या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बोल दो, दोनों का मीनिंग जो है वो यहां पर एक ही हो जाएगा। चीजें आपने पढ़ी है क्या? समझ में आ रही है आपको? ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुकेगा, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो इनकर्ड ओवर अ पीरियड नॉट ड्यू टू यूनिट्स प्रोडक्ट्स, ये उत्पादन करने से प्रभावित नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो यहां पर इसका आंसर भी क्लियर हो जाता होगा आपको, ठीक है। 18 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर देयर इन वाउचर्स, निम्नलिखित में से प्रमाणकों में क्या होना चाहिए? प्रमाणकों में क्या होना चाहिए? इसका आंसर मेरे हिसाब से किसी को टफ नहीं लगेगा। क्या प्रमाणक में डेट होनी चाहिए? क्या एक एक को समझो और इसका आंसर दो। क्या प्रमाणक में डेट होनी चाहिए? क्या तो हम बोलेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। क्या प्रमाणक में अमाउंट होना चाहिए? सिग्नेचर बिल्कुल होने चाहिए। तो यहां पर तीनों ही चीजें हमारे वाउचर्स में कवर हो जाएगी। वाउचर्स कवर डेट, अमाउंट एंड सिग्नेचर। क्योंकि हम जब वाउचर या बिल लेते हैं, आप मुझे बताओ किसी को वाउचर अगर ओटीपी नहीं समझ में आ रहा है, आज आपने किसी कस्टमर से या किसी को आपने माल बेचा है, माल खरीदा, क्या उसमें वो तीनों चीजें लिखी होती है? तो आप बोलेंगे सर लिखी होती है। आपके रिसिप्ट होगी, अगर आपने नकद माल खरीदा तो रिसिप्ट होगी, उधार माल बेचा है तो इनवॉइस होगी। लेकिन ये तीनों चीजें होती कि नहीं होती है? होती है सर। आज मैंने माल खरीदा, कोई चीज खरीदी, उसमें अमाउंट भी लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है, डेट भी लिखी होती है और सिग्नेचर भी होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आया आपके सामने। इफ द टोटल कॉस्ट इज 260 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितनी है? पहले से अच्छे समझते रहना क्वेश्चन को। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60। What will be the total fixed cost if output is 100 units and 200 units? कुल लागत 260 रुपए है और कुल परिवर्तनशील लागत कितनी है? 60 रुपए है। तो यदि उत्पादन 100 इकाइयां और 200 इकाइयां हैं तो वो स्थिर लागत कितनी होगी, ये भी आपको बताना है। एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि स्थिर लागत हमारी क्या हो जाएगी? स्थिर लागत जो है वो हमारी यहां पर सेम होने वाली है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में इतना इन्होंने हिंट दे दिया एग्जाम में कि इसका आंसर तो बिना ही सोल्व किया आ रहा है सबका, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स होती है। तो भले 100 इकाइयां बनाओ या 200 बनाओ, आपको पता है इधर भी 200 आ रहा है, इधर भी 200 आ रहा है, ठीक है। 100 एंड 100, 260 एंड 100, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, और 160 एंड 100 ये तो वैसे भी गलत हो गया। यहां पर भी 100 और 200, तो वैसे भी देखो चीजें गलत हो रही थी। फिर भी इसको सोल्व करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल होती है, ये मानते हो? इधर देखो आप, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जब हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 60 रुपए है, तो यहां पर वैसे पता है कि फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही होगी? 260 माइनस 60, तो हमारी 200 आ रही होगी। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा आपको मैंने रीजंस क्या बताया? हाँ, फिक्स रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, फिक्स रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो वैसे क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं यहां पर, ठीक है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो उत्पादन से प्रभावित नहीं होती है। उत्पादन भले 0 इकाइयां करो या हम कितनी भी करें। जैसे मैं बताऊं, ये मैंने गोदाम का बीमा करवाया, अब इसमें भले मैं 200, मान लो कंप्यूटर है, इसमें भले 200 कंप्यूटर रखूं या 2000 कंप्यूटर रखूं, मुझे तो सामने वाले को बीमे का कितना, मुझे मान लो 20,000 रुपए मंथली देना है, तो ये मुझे देना ही देना है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारे उत्पादन के अनुसार चलती है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा उत्पादन के अनुसार चलती है। इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा विशेष क्वेश्चन था नहीं। 19 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहां से आया पता आपको? ये क्वेश्चन आया है हमारा रेशियो एनालिसिस, बोल दो आप अगर बोलना है तो। रेशियो एनालिसिस। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामू लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो इज 3:1। मैं लिखता रहता हूं साथ में, करंट रेशियो दे रखा है और वो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और हम सबको पता है वो कितना दे रखा है? 3/1 दे रखा है। क्यों? 3:1 है। यहां तक समझ में आ गया आपको? ये सबको क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि इफ इट्स स्टॉक इज 30,000, अगर स्टॉक की वैल्यू 30,000 रुपए है एंड टोटल करंट लायबिलिटीज आर 60,000 और 60,000 हमारी करंट लायबिलिटी है, तो आपको क्या निकालना है?
आपको इसका क्विक रेशियो निकालना है। यस, क्विक रेशियो निकालना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा और आप जल्दी से इसको सोल्व कीजिएगा। क्विक रेशियो हो गया, सॉरी करंट रेशियो हो गया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एक तो ये बात हम डब्बे में पैक कर देते हैं। दूसरा डिब्बा बनाते हैं हम, और वो होता है हमारा, और क्या दे रखा है इसमें, दूसरा डिब्बा हो जाएगा हमारा क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो बराबर क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, और हमें यही निकालना है, हमें यही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो एक कहानी हमें क्लियर हो चुकी है, और वो कहानी क्या है, शुरुआत कहां से करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, एक आपको एक नया तरीका बता दूं, आप बिना ही प्रैक्टिस के कितने आंसर इसमें कर लोगे, बिना ही प्रैक्टिस के सारे सोल्व कर दोगे। बढ़िया तरीका बता रहा हूं, बहुत काम आएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसमें फिट करो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये 3/1 दे रखा है। मतलब 3/1 क्यों बोला, क्योंकि 3:1 है, तो इसका मतलब करंट एसेट 3 गुना है और करंट लायबिलिटी 1 गुना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपके पास करंट लायबिलिटी दे रखी है, चालू दायित्व करंट लायबिलिटी 60,000 है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है। तो करंट एसेट हम निकाल सकते हैं। देखो इस फॉर्मूले में फिट करो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी बराबर 3/1, और ये 1 का अमाउंट हमें दे रखा है 60,000 है। तो इसका मतलब करंट एसेट कितनी हुई, 1,80,000 हो गई। ये समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ। ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि 60,000 इंटू हम 3 करेंगे तो 1,80,000 हो गई। और अब हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला निकालो। तो ये होता है करंट क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट क्या होती है, करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो करंट एसेट कितनी है, आ गई देखो 1,80,000। स्टॉक कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है, रहतियां दे रखी है 30,000 रुपए। तो हमारे पास क्विक एसेट कितनी आ गई आराम से 1,50,000 आ गई। और जब क्विक एसेट 1,50,000 आ गई है, तो इसका फॉर्मूले मान रखो 1,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये की रहेगी ना, 60,000 की 60,000 ही रहेगी। इस फॉर्मूले को सोल्व कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1,50,000 अपॉन 60,000, इसको सोल्व करते हैं, क्या आता है देखो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 3 दूना 6, 3 पंजा 15, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 5:2। ये मैं जैसा चल रहा हूं वैसे देखना, आगे 5:2 आया। अब देखना है कि 5:2 यहां पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, तो कैसे सोल्व करें, इसको भी तोड़ दीजिए। ये देखो ये 1 से 2 बार जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे, आप समझ रहे हो, तो ये 2.5 हो जाएगा। इसको आधा करो, क्योंकि 1 का डबल 2, 2.5 का डबल 5, इसका मतलब आंसर छुपा हुआ था 2:2.5:1। तो कितना इजी क्वेश्चन था। आपको खाली लैंग्वेज को पकड़ के चलना है। कैसे चलना है, लैंग्वेज को पकड़ के चलोगे तो आंसर, कोई कह रहा है सर 20 का 1 होगा, कैसे होगा, एक बार और ढंग से देख लो, कोई चीज मिस तो नहीं करी मैंने। करंट एसेट माइनस स्टॉक हो जाएगा। करंट एसेट हमारी 1,80,000 आई थी, बिल्कुल सही है। स्टॉक हमारा 30,000 है, और कोई चीज दे ही नहीं रखी है, तो 1,50,000 आ जाएगा, बिल्कुल सही। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो 60 ही रहेगी, ठीक है। और आपके हिसाब से देख लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं हो जाएगी। 2:1 कैसे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2:1 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, बिल्कुल वो यूनिट वाइज बात करेंगे। अभी इसकी बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर यूनिट वाइज भी हम बात करेंगे। आंसर मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। जब यहाँ पर 1:20 होता तो 2:1 होता, 1:50 है तो आंसर हमारा 2.5:1 ही होना चाहिए। 2:1 किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय भी कम है, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जल्दी आगे बढ़िए, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वापिस हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन सोल्व तो करूंगा पर डायरेक्टली बताता रहूंगा। सर ऐसे भी हो सकता है क्या, क्या कहना चाह रहे हो, किस पे कह रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से 20 में तो कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी, इन्वेस्टमेंट हमें पूछा है कि यहां पर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या पूछा पता है क्वेश्चन में, आपको ये निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 5,80,000, और इन्वेस्टमेंट एट द एंड दे रखा है 3,40,000। तो आप सबने एक अकाउंट बनाया होगा, जब भी आपने क्या बनाया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अकाउंट बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पता है इसमें जो चीजें बोल रखी है वो फिट करते रहो, आंसर आ जाएगा। बिगिनिंग कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग दे रखा है 5,80,000, तो हम सीधा लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक या 2 बैलेंस बीडी 5,80,000, और हमें एंड में दे रखे हैं 3,40,000, तो वो लास्ट में यहां आ जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या किया, वर्ष के दौरान द कंपनी हैड सोल्ड 50% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट द प्रॉफिट ऑफ 90,000। मतलब कंपनी ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि हमने 60,000 के प्रॉफिट पर क्या किया है, हमने 60,000 के, हाँ 180 आएगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिनको भी दिक्कत आ रही है वो समझ जाओ, आंसर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मुझे एक बात बताओ,
कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो कंपनी के ओपनिंग में कितने थे इन्वेस्टमेंट 5,80,000, एंडिंग में कितने हैं 3,40,000। अब कंपनी कह रही है कि जो ये हमारा ओपनिंग है ना, इसका कंपनी कह रही है कि कंपनी ने इसका 50% बेच दिया। इसका 50% कितना होता है बताओ, इसका 50% कितना होता है? तो 580 का 50% करेंगे तो कितना आएगा, पहले ये देखो 27 दूनी 54, 27 दूनी तो क्या हो जाएगा हमारा 54, और 30 दूनी होता है 60, यानी कि 29 हो जाएगा। पहले आप समझ में आ रहा है आपको, यानी कि 2,90,000 के, समझ में आ रहा है आपको? 50% कितना होता है इसका, तो इसका 50% हो जाएगा 2,90,000। 5,80,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2,90,000 आ जाएगा। तो देखो इसका जो 2,90,000 है, और ये क्या थी दोस्तों, ये कॉस्ट थी। इस कॉस्ट को हमने सोल्व किस में कर दिया, हमने प्रॉफिट में सोल्व किया है, और इन्होंने प्रॉफिट भी बता दिया 90,000 के प्रॉफिट में। इसका मतलब 90,000 इसमें और जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, 9 और 9 18 हो जाएंगे। एक क्या लगेगा तो 3,80,000 आ रहे हैं। 3,80,000 तक आपको समझ में आ गई गणित क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हमारे 50% इन्वेस्टमेंट थे 2,90,000 के, यस, उसको हमने 90,000 के और प्रॉफिट पे जोड़ बेच के इसको बेच कर दिया, मतलब 3,80,000 में हमने बेच दिया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम 580 टू 340 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो नेट डिक्रीज ही आपको केवल निकालना है। क्या निकालना है? केवल नेट डिक्रीज ही इसके अंदर आपको निकालना है। तो मुझे बताइए यहां पर क्या रहेगा? ठीक है, तो क्या 3,11,000 होगा, या 3,20,000 होगा, या 3,10,000 होगा, या 3,30,000 होगा? यहां तक सबको पिक्चर क्लियर होगी हमारी। इनफ्लो कितना हुआ सेल करने से 50%, 5,80,000 का 3,80,000। ठीक हुआ, क्यों हुआ 3,80,000? जो मैंने आपको रीजन बता दिया है। ठीक है, 3,80,000 क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि हमने 50% पे बेचे, और 50% 2,90,000 होता है, मतलब 2,90,000 के इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दिए 90,000 के प्रॉफिट में बेच दिए, मतलब 290 प्लस 90 380 हमें क्या हुआ है इनफ्लो यहां पर जो है वो हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम 580 टू 340, 580 टू 340 वो हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2,40,000, और 2,40,000 हमारा क्या हो जाएगा नेट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेट डिक्रीज आपको समझ में आया क्या? देखो कैसे आएगा, अगर कभी ये भी पूछे नेट डिक्रीज कैसे आया, तो 3,40,000 तो बाद में थे, लेकिन हमने क्या किया 2,90,000 के बेच दिए थे 580 में से। और इसमें तो कॉस्ट लिखेंगे हम, अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करने का एक और तरीका आपको बताता हूं। जब आपने क्या किया समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, कोई कह रहा सर ए होगा, कोई कह रहा डी कहेगा, आराम से समझिए और आंसर दीजिए। हमें जो पूछा है वो आंसर निकालना। कभी कभी क्या होता है हम आंसर सारे निकाल देते हैं और एक्चुअल में भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों से निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव पूछा है, मतलब अभी वो इनफ्लो भी हो सकता है आउटफ्लो भी हो सकता है। यहां पर आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बताओ इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, और टू यहां पर आएगा प्रॉफिट ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि लाभ हुआ है, तो बैंक से हमें कितना पैसा मिला 3,80,000 मिला। 290 के एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट थे और 90,000 का हमारा प्रॉफिट था। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इसकी एंट्री करो आप। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इसकी एंट्री कैसे होगी, तो बैंक में एंट्री होती तो क्या होती टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा बाई बैंक आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट में यहां पर क्या आ जाएगा, इसको मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, 3,80,000 आएगा। प्लस 3,40,000 माइनस 5,80,000, तो 140 प्लस 90 यानी कि 230 हो रहा है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? पहले देखो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारा समय भी हो रहा है, क्लास को हम क्या है चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको जब ढंग से समझेंगे तो आपको चीजें मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको आप सोल्व करना तो आपको आ जाएगा 3,11,000 इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। जब आप इसको चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार यहां तक समझा देता हूं, किसी को लग रहा है कोई दिक्कत है तो बताऊं। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाओगे जल्दी हो जाएगा। ये कह रहा है ओपनिंग स्टॉक कितना था, मतलब ओपनिंग बैलेंस 3,80,000 का था,
एक बार यहां तक दोबारा समझा देता हूं। ओपनिंग हमारा बैलेंस था 580 का, बिल्कुल सही है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3,40,000 का है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने हमारा जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 5,80,000 का, इसका 50% बेचा, 50% सोल्ड ऑफ इट्स ओवन इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट द प्रॉफिट ऑफ 90,000। हमने 5,80,000 का 50% यानी कि 2,90,000 के इन्वेस्टमेंट बेच दिए 50% करके, तो 290 आता है, और 290 को हमने 90,000 के प्रॉफिट में बेचे। मतलब हमने एक्चुअल में 3,80,000 रुपए कमाए, 3,80,000 कमाया, तभी तो हमारे पास 90,000 आए होंगे। ये 90,000 आए कैसे होंगे पहले मुझे बताओ। जब हमने क्या किया होगा, 380 में इसको जो है वो यहां पर सेल ठीक है। ये तो मैंने पोस्टिंग किया, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये इसको तो खाली मैंने पोस्टिंग किया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो आप, तो 50% बेचा यानी कि 2,90,000 के बेचे, लेकिन 90,000 के प्रॉफिट बेचे, इसका मतलब 380 हमें मिला है। तो हम जब बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है आपको पता होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमें 90,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इसको यहां पर फिट करो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। तो अगर हम बैंक की हम पोस्टिंग करते हैं, एंट्री करते हैं टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट, लेकिन हम तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा, बाई बैंक आ जाएगा, और बाई बैंक में अमाउंट क्या आ जाएगा, अच्छा बाइक बैंक में यहां पर अमाउंट पूरा नहीं आएगा, बाइक बैंक में अमाउंट लिखो आप यहां पर 2,90,000 580 माइनस एक बार इसको आप चेक कर लीजिए, हम इसको देख लेंगे क्योंकि क्या थोड़ा सा डिले ज्यादा हो रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसको मैं आगे और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसके बेस पे चलिएगा तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि एक क्लास और होने वाली है आगे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान, ये किस निर्णय में दिया गया, तो आपने पढ़ा होगा किंगस्टन कोटल मिल केस। ये हमारा कब आया था, 1986 का केस है, 1896 का केस है, और ये आया था 1895 में। ये तो आपको पता ही होगा, अंकेक्षक रखवाली वाले यानी आपकी बात सही है, प्रॉफिट इंक्लूड होता है तो वो ऑपरेटिंग में से लेस हो जाता है, ऑपरेटिंग में से लेस हो जाएगा, ये आपकी बात सही है, प्रॉफिट का इफेक्ट वहीं आएगा, ठीक है ना, ये आप सही कह रहे हो, इसलिए मैंने इसको वापस चेंज किया है। तो फिर इसके हिसाब से देखो, ये दोनों आप प्लस करके देखो एक बार आप, क्योंकि 290 के हमने क्या किया, 580 के जो 580 में से 290 के तो हमने बेच दिए, तो 290 के बचे, तो 290 के हमारे पास ओपनिंग थे, समझना। वो मैं नहीं कह रहा हूं आपको, 580 थे, 290 बेच दिए तो 290 बचे। जब हमारे पास 290 के ही बच रहे हैं, समझना 290 के ही बच रहे हैं, और हमने 340 कैसे हो गए, इसका मतलब हमने नए इन्वेस्टमेंट परचेज किए। इसमें क्या हो जाएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए, तो वो तो हमने यूं देखा जाए तो 50,000 के हो रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज, लेकिन यहां पर 50 ऑप्शन में आ नहीं रहा है, इसलिए मैं देख रहा था कि 50 यहां पर ऑप्शन में नहीं आ रहा है, या तो फिर ऑप्शंस के अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है इसमें। समझ में आ गया आपको। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है 22 वाला सबको, किंगस्टन कोटल बीच केस में ये आया था, ठीक है। एन ऑडिटर इज वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। चलिए हु कैन बी एन ऑडिटर, एक अंकेक्षक कौन हो सकता है, कॉमर्स ग्रेजुएट, वाणिज्य स्नातक, या लो ग्रेजुएट, या कॉस्ट अकाउंटेंट, या नन ऑफ द बो। अंकेक्षक कौन होता है तो आप सब जानते हो, मुझे बताइए इनमें से कौन बन सकता है, सोचिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर दीजिए, क्या इनमें से कोई अंकेक्षक हो सकता है क्या, मुझे बताइए। मैं वही कह रहा था 50,000 वाली बात तो मुझे क्लियर हो चुकी है। तीन लाख 30 आएगा तो फिर उसमें एक बात आ रही है ना, फिर नेट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग पूछ रहा है, तो इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट का पार्ट वापस नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग में चला जाएगा और ऑपरेटिंग में से लेस हो जाएगा। यहां तो हम पूरा अमाउंट लेंगे 380, सही कह रहे हो, 380 पूरा आया हमारे पास, ये बात तो सच है। ओके हम इसको यूं भी देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक तरीका हम ले सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां पर अगर मैं ऐसे चलूं इस क्वेश्चन में, तो आप कह रहे हो तो देखो यहां पर एक ऑप्शन ये हो सकता है, अगर इसको हम इस विधि से चलें, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट तो ऐसा ही कह रहे हो कि जो 90,000 का प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग में से क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में से लेस हो जाएगा, ये मानते हो,
ये तो मैंने कहा ऑपरेटिंग में से लेस हो जाएगा प्रॉफिट, और लॉस है तो लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या कह रहा है, अगर हम इसको देखें तो फिर एक ऑप्शन ये भी हमारा बन सकता है, यस इसमें यूं कर सकते हैं हम, देखो 3,80,000 हो गए, ये कैसे आया आप सबको पता है, 380 कैसे आया, तो हमने क्या किया, जो 50% इन्वेस्टमेंट यानी कि 290 में तो हमने बेचे और 90,000 का प्रॉफिट कमाया। अगर मैं इसी व्यू में चलूं तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,80,000 रुपए हमें मिल रहे हैं, ये तो हो गया हमारा इनफ्लो, और इधर हो जाएगा हमारा आउटफ्लो यानी कि 50,000 का, 50,000 का हमने नए खरीदे, ये बात भी सही है। तो नेट अगर यूं पूछे तो नेट इनफ्लो कितना हुआ, तो आ जाएगा 330 का, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन एक्चुअल बात क्या हो रही है कि इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे चले हैं तो फिर इसके हिसाब से फिर 330 आना भी चाहिए, ये बात मैं भी एग्री कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? चलिए एक बार और देखिएगा, कोई इश्यू होगा तो हम बात कर लेंगे। ठीक है भाई साहब, मैंने बता दिया है किंगस्टन कोटल मिल केस है। अंकेक्षक कौन हो सकता है, मुझे बताओ, इनमें से कोई अंकेक्षक हो सकता है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, नन ऑफ द वो होगा, क्योंकि अंकेक्षक होता कौन है, जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंट होता है, और जिसने निर्धारित आईसीए के द्वारा जितने भी परीक्षाएं वो पास की है, डिग्री ली है जिसने, आप सब जानते हो, सीए पास किया, वो बन सकता है। लो ग्रेजुएट अगर सीए करते तो ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 24वां, जब समता अंशधारियों के कोष, ऋण और पूर्वाधिकार अंश पूंजी के योग से अधिक पूंजी हो जाते हैं तो पूंजी संरचना क्या कहलाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आया था वापस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से क्वेश्चन आया। कहां से क्वेश्चन आया? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से क्वेश्चन हमें पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा इसमें आंसर क्या पूछ रहा है कि व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एक्सीड द टोटल ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, द कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू एज, जब समता अंशधारियों के कोष से ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंश पूंजी के योग से ज्यादा हो जाते हैं तो पूंजी संरचना क्या कहलाएगी? ठीक है, क्या हम उसको हाई गियरिंग कहेंगे या लो गियरिंग कहेंगे, ये कह रहा है। तो हम सबको पता है कि हाई गियरिंग का मतलब होता है मोर डेट और लो गियर का मतलब होता है मोर इक्विटी। ये आपको पता है क्या? तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल लो, यहां पर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हाई गियरिंग का मतलब होता है यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं, ये वाला कह सकते हैं हम। ठीक है, हाई गियरिंग को मोर इसको मोर डिवेंचर कर दो, और लो गियर का मतलब हो जाएगा मोर इक्विटी। ठीक है, चलिए तो क्लियर है आपको, यहां पर आंसर हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन। 25, सुरक्षा सीमा बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट, रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। सुरक्षा सीमा को आप कैसे बढ़ा सकते हो? सुरक्षा सीमा सबको पता लग गई है, सुरक्षा सीमा कैसे निकालते हैं? तो ये देखो आप, ये टोटल रेवेन्यू और ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट, ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, मानते हो? ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे अब। और आपको पता है ये मैं ग्रीन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारा कौन सा एरिया है, इसको नहीं उल्टा करो आप, ये तो लॉस एरिया हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट एरिया है, इसको तो बोलेंगे प्रॉफिट, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लॉस। यहां तक सबको पता है, और ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, और हम सब जानते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि हमारा सेल्स माइनस बीईपी सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल्स है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था एक चीज, जिसे हम चीजें इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट में सब जगह पढ़ते हैं, कि जितनी ये सुरक्षा सीमा बढ़ेगी, समझो, इसके बाद जितना आप आगे जा रहे हो ना, उतना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता जाएगा, जितना आगे जा रहे हो उतना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे बढ़ाओगे? परिवर्तनशील लागत को बढ़ाकर, ये तो वैसे नहीं हो सकता, कॉस्ट बढ़ाकर तो बढ़ा नहीं सकता, और स्थिर लागत बढ़ाकर, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। उत्पादन की मात्रा घटाओगे तो और दिक्कत आएगी। आंसर होगा इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, डी इज द राइट आंसर। कोई कह रहे 25 में सर डी आंसर ही सही होगा, किसी ने ए बोला था, ए नहीं होगा। अब वो बीईपी सेफ्टी, यस, तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल सेल्स को ही बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये सब जानते हो, एक्चुअली प्रबंध निर्देशक ही करता है, तो आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट ही करता है। और मैनेजमेंट का मतलब हो गया यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, संचालक मंडल। ये इजी क्वेश्चन था, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, 26 इजी क्वेश्चन है। 27 क्या कह रहा है? निम्न में से किस पद्धति के अंतर्गत स्थायी कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण दीर्घकालीन कोषों के स्रोतों से किया जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड? चलिए आंसर दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 का।
ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच होती है। कौन सी अप्रोच होती है ये भी आपको ध्यान रखनी है। एग्रेसिव में तो क्या होता है, मोस्टली शॉर्ट टर्म होता है। एग्रेसिव में तो क्या होता है, मोस्टली ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव, बी इज द राइट आंसर। और हेजिंग पद्धति में क्या होगा, हेजिंग पद्धति में होता है मैच असेट्स विद लाइबिलिटी पीरियड, मैच असेट्स विद लाइबिलिटी पीरियड यहां पर आता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा बी। 28वां क्वेश्चन, ब्याज और कर पूर्व से आए जिसको हम बोलते हैं ईबीआईटी। ठीक है, विच लिवरेज एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग लिवरेज, बी इज द राइट आंसर। और इसको कैसे निकालते हैं आप सब जानते हो, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई बोलो और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बोल दो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था केवल। चलिए 29, विक्रय मूल्य में वृद्धि प्रभावित करती है एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस रिजल्ट, इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, डिक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, इंक्रीज इन पीवी रेशियो या बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, जल्दी पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग इन सेलिंग प्राइस, आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, समझोगे आंसर तो आपको क्लियर यहां पर हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस राइज होती है तो डिक्रीज क्या होता है बीईपी एंड इंक्रीज होता है पीवी रेशियो। समझ आ रहा आपको, तो पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करते हैं हम। तो सेलिंग प्राइस से क्या होता है, सेलिंग प्राइस अगर बढ़ेगी तो बीईपी तो हमारा कम होगा और हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा। तो इसका मतलब दोनों चीजें सही है, दोनों ही चीजें सही हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हमारी सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसके इफेक्ट क्या आएंगे, इसके इफेक्ट आएगा पहला कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारा गिरेगा और हमारा पीवी रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये हमारा इंक्रीज होगा। तो दोनों ही बातें आ रही है, डिक्रीज इन बीईपी ये भी सही है और इंक्रीज इन पीवी रेशियो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है आप सभी को, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित, बहुत इजी क्वेश्चन था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो जाएगा। और ये कब से लागू हुआ, तो इसके एग्जैक्ट डेट भी लिख दो, 3 जून 1981 से ये संशोधित हुआ था, अमेंडेड। ठीक है, तो 3 जून 1981 हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो 3 एक्टिविटी के लिए हम बनाते हैं, आप सब जानते ही हो वैसे भी। ठीक है, चलिए तो यहां पर मेरे सबसे चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है, फाइनेंसिंग लिवरेजेस। फाइनेंसिंग लिवरेज क्या होता है, तो आप सब जानते हो फाइनेंस होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बी इज द राइट आंसर। सभी का आंसर मैं बता देता हूं, देखो सी अपॉन ईबीआईटी ये फॉर्मूला तो होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का। ठीक है, और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ये होता है हमारा फाइनेंसिंग लिवरेज का। और अगर आपने एक लिवरेज और पढ़ा होगा कंबाइंड लिवरेज, ये होता है ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंसिंग। तो इन दोनों के बेस पे ये आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सी अपॉन ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया तो आंसर हो जाएगा सी अपॉन ईबीटी, और ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज आपको बता दी है, मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर यहां पर जो है वो हो भी चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, थोड़ा हमने टाइम जरूर लिया था, कुछ क्वेश्चन क्या है थोड़ा लेंदी थे तो हमने इसको कवर कर लिया। इसी के साथ में 31 क्वेश्चन थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉप, उसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई हैं और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी जो है वो आप यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर करते रहिए। थैंक यू सो मच।